मैं डॉक्टर मृदुला प्रसाद, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, हिंदी विभागाध्यक्ष। मैं आज स्नातक सेमेस्टर 3 के पाठ्यक्रम में शामिल CC 6 के अंतर्गत दिल्ली में एक मौत कहानी की विशेषताओं की चर्चा कर रही हूँ। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर लिखित कहानी है। कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखक के रूप में हमारे सामने अपनी पहचान बना चुके हैं। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। कमलेश्वर के लेखन केवल गंभीर साहित्य से ही जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने लेखन को कई रंगों से जोड़ा है। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 को मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 2007 में हो गई। उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान या भारतीय राजनीति का एक चेहरा दिखाती है। फिल्म आंधी हो या फिर अन्य कहानियाँ हों, उन्होंने गरीबों, मजदूरों की पीड़ा को अपनी आवाज़ दी है। हिंदी फिल्मों की पटकथा लेखन में कमलेश्वर एक जाना पहचाना नाम है। मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम जैसी अनेक फिल्में हैं जिनकी पटकथा लिखने वाले कमलेश्वर ही हैं। उन्हें 1995 ईस्वी में पद्म भूषण से विभूषित किया गया। कितने पाकिस्तान के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। उन्होंने दूरदर्शन के महानिदेशक जैसे पद का दायित्व निभाया। उनकी अधूरी रचना अंतिम सफ़र है, जिस उपन्यास को बाद में उनकी पत्नी के आग्रह पर तेजपाल सिंह धामा ने पूरा किया। कमलेश्वर जी की हर कहानी उनके जीवन के अनुभवों से निकलती है। दिल्ली में एक मौत कहानी उनके रचना काल के दूसरे दौर में लिखी गई कहानी है। इस कहानी में महानगरीय जीवन में मानवीयता के होते ह्रास को प्रस्तुत किया गया है। महानगर का व्यक्ति कितना खुदगर्ज और स्वार्थी हो गया है कि सिर्फ भौतिक साधनों को पूरा करने में लगा रहता है, जिसके कारण वह अपनी इंसानियत खोता जा रहा है। यही इस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। मानवीय रिश्ते और संवेदना कैसे मर गई है कि किसी की मृत्यु भी मात्र दुख प्रकट करने का दिखावा रह गया है। लेकिन इसके विपरीत देहाती व्यक्ति की मानसिकता अपनी मिट्टी से, जन्मभूमि से तथा मानवीय रिश्ते से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि महानगरीय सभ्यता उसे पराई लगने लगती है। पिता पुत्र के रिश्ते में अजनबीपन, परायापन दिखाई पड़ने लगता है। इसी दृष्टि से इस कहानी में एक आदमी के संघर्ष को दिखाया गया है। वह बार बार अपने अंदर की चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। वह पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहता है, लेकिन अंततः उसी में उलझकर रह जाता है। कहानी की कथा वस्तु बस इतनी सी है कि दिल्ली के करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई है और उनका शव उनकी कोठी पर लाया जा चुका है। अगले दिन उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइयाँ स्मशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी, ऐसा प्रकाशित हो चुका है। कथावाचक इस समाचार को पढ़ते ही भावुक हो जाता है। यह दुख वह सामूहिक दुख है, लेकिन उसे यह उसका व्यक्तिगत दुख महसूस होने लगता है। जाड़े की ठंडी सुबह जब चारों ओर कोहरा छाया है, वह ऑफिस जाने के बदले शव यात्रा में शामिल होने की सोच रहा है, लेकिन साथ ही साथ यह भी जानना चाहता है कि उसकी बगल में रहने वाले वासवानी या अतुल मवानी के घर से आने वाली आवाज़ें, जूते पॉलिश करने की आहट या सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की आवाज़ें, किसी के घर से फ़ोन की घंटी की घरघराहट, यह सब सेठ साहब की शव यात्रा में शामिल होने की आहट है या अपने अपने काम पर जाने की उनकी अपनी तैयारी। इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ कथावाचक
अतुल मवानी और वासवानी से पूछता है कि क्या वे लोग सेठ साहब की शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं या नहीं। कहानी यही विस्तार पाती है जब सभी बन ठन कर अपनी अपनी पत्नियों के साथ निकलने को तैयार दिखाई पड़ते हैं। वह सोचने लगता है कि अब तो सोचने या दुविधा करने का प्रश्न ही नहीं रहा, क्योंकि सेठ दीवान चंद ने तो उसकी भी मदद की थी और उनके लड़के से उनकी जान पहचान भी थी। और जैसे सेठ साहब की अर्थी निकलती हुई तभी उसे दिखाई पड़ती है, वह देखता है कि कुछ लोग इस रूहें कपाने वाली सर्दी में टोपी पहने और मफलर बांधे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है, कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वह अतुल मवानी को देख सोचता है कि शायद वह शव यात्रा में शामिल होने के लिए उससे कहेगा, लेकिन तब वह सिर्फ आयरन मांग कर जब चला जाता है तो उसे तसल्ली हो जाती है कि मवानी जा नहीं रहा। इस प्रकार सरदार जी भी, जो उसकी बगल में रहते हैं, शायद शव यात्रा में नहीं जा रहे हैं, ऐसा उसे लगता है। जबकि दोनों का सेठ साहब के यहाँ उठना बैठना था। लेकिन अनेक क्रियाकलापों के बाद जब वासवानी उससे पूछते हैं कि वह नहीं चल रहा, वे सभी चल पड़ते हैं टैक्सी से। और कथावाचक सोचने लगता है कि अब तो न जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह ओवरकोट पहनकर पैरों में चप्पल डालते हुए नीचे उतर पड़ता है। उसके कदम अपने आप मानो उसे अर्थी के पास पहुंचा देते हैं। जब वह नज़दीक पहुंचता है तो देखता है कि मात्र 7 आदमी ही अर्थी के साथ चल रहे हैं। 4 अर्थी को कंधा देने वाले और उसके अतिरिक्त 3 और व्यक्ति, जिनमें 7वां वह खुद है। कहानी इसी बिंदु पर चरम पर पहुंचने लगती है जब अर्थी पंचकुइया स्मशान घाट पहुंचती है और अचानक लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। कुछ लोग वहां पहले से हैं और कुछ उसी समय अपनी गाड़ियों से पहुंचे हैं। सभी में होड़ लगी है फूल मालाएं डालने की। ऐसा लग रहा था जैसे लोग जल्दी जल्दी इस औपचारिकता को पूर्ण करना चाह रहे हैं। कुछ लोग अपनी तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही विधियां शुरू होने लगती हैं सभी लौटने लगते हैं और उसे सुनाई पड़ता है कि लोग अपनी शामों का कार्यक्रम बना रहे हैं। आखिर उनकी एक दिन की छुट्टी चली गई तो उसका सदुपयोग तो होना ही चाहिए। कहानी यहीं समाप्ति की ओर बढ़ती है। कथावाचक के द्वारा इस अनिर्णय की स्थिति में उलझे रहने से कि वह आधे दिन की छुट्टी ले और ऑफिस चला जाए या पूरे दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही रहे। प्रस्तुत कहानी के द्वारा कथाकार ने यह दिखाना चाहा है कि मनुष्य की चेतना कैसे धीरे धीरे मरने लगती है। एक समय आता है जब मनुष्य के लिए न रिश्तों की न फर्ज की अहमियत रह जाती है। वह अपनी व्यस्त दिनचर्या में इस कदर खो जाता है कि उसके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि हो जाता है। इस प्रकार इस कहानी में आम आदमी का संघर्ष है जो पूंजीवाद के खिलाफ है। कहानी की भाषा भावानुकूल और पात्रानुकूल है। भाषा की सहजता उसे चमत्कारिक तरीके से अपने कथ्य तक पहुंचाने में सफल होती है, जो कमलेश्वर की अपनी खास पहचान है। इस दृष्टि से यह कहानी यथार्थवाद का समर्थन करती हुई आम आदमी को वाणी देती है। धन्यवाद।